हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेडी बर्ड एजुकेशन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम लोग देखेंगे इंडिया के सबसे बड़े रिक्रूटिंग बोर्ड, रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड, जो कि हर साल ग्रुप डी के एग्जाम होते हैं और सबसे ज़्यादा वैकेंसी अप्लाई होती है, यहीं से सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है और फॉर्म अप्लाई होते हैं। जैसे कि ये 2019 की वैकेंसी है, जिसमें लगभग ग्रुप डी के पोस्ट के लिए 1,03,769 वैकेंसीज है और जिसके अगेंस्ट में जो है लगभग 2.5 करोड़ एप्लीकेशन सबमिट हुए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये वैकेंसी जो है अपने आप में एग्जाम जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है, बहुत ही टफ कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 1,03,000 ही वैकेंसीज है लगभग, और इसके अगेंस्ट में जो है लगभग 2.5 करोड़ फॉर्म अप्लाई हुए हैं। 250 गुना फॉर्म, यानी देखा जाए तो 250 फॉर्म पे एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन का प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। इसका सिलेबस जो है काफ़ी टाइम से वही सेम चला आ रहा है, वही एक पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है। एनटीपीसी के एग्जाम भी जो हम देख रहे हैं तो लगभग पुराने ट्रेडिशनल पैटर्न से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ हद तक जो है काफ़ी पुराने क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और कुछ जो है उसमें नए ऐड ऑन हुए हैं। करंट अफेयर्स वगैरह ये तो नया पार्ट ही होता है, तो हर बार नया ऐड होता है, इस बार भी ऐड हुआ है। रेलवे ने सिलेबस भी इसका जारी कर दिया है एप्लीकेशन के साथ ही। आज हम अपने वीडियो में देखेंगे कि बहुत कम समय बचा हुआ है, लगभग 45 दिन बचे हुए हैं, और इस 45 दिन में जो है हम किस तरह से प्रिपरेशन करें कि ज़्यादा चांसेस बन जाए कट ऑफ में आने के। ऐसे तो हार्डवर्क का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, पर इतने टफ कंपटीशन के ज़माने में स्मार्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट के एग्जाम्पल देखे हैं जिन्होंने स्मार्ट वर्क किया और एग्ज़ाम को क्रैक किया और आज वो जॉब कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी। आज हम ओवरऑल सिलेबस के बारे में देख लेंगे और इसे किस तरह से हमें टारगेटेड होकर के पढ़ना है, बस उसके बारे में फोकस कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज की वीडियो में और देखेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम को कैसे हम क्रैक करेंगे। सबसे पहले हम देख लें कि मैंने अभी चर्चा की आप लोगों को कुल मिलाकर के जो वैकेंसी है वो 1,03,769 वैकेंसी है, जिसके अगेंस्ट में जो लगभग 2.5 करोड़ फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अपने आप में काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। इसमें से मात्र 1,03,769 स्टूडेंट को ही सेलेक्ट करना है। मुख्य रूप से 3 पार्ट में एग्जाम होता है। पहला सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पीईटी होता है, इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा है ये, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तीसरा चरण जो है। शारीरिक दक्षता परीक्षा भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है, इसमें मेल और फीमेल का दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम सीबीटी के बारे में देख लेते हैं। सीबीटी में जो है 4 पार्ट में बांटा गया है। कुल 100 नंबर का एग्जाम है, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। साथ ही इसमें माइनस मार्किंग भी है, 3 गलत पे 1 नंबर आपका काटा जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसे कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले जनरल साइंस का पार्ट है, 25 नंबर का है। उसके बाद मैथ्स का पार्ट है, 25 क्वेश्चन इसमें भी होगा। जीआई का और रीजनिंग का पार्ट है जो वो आपका 30 क्वेश्चन होगा, और जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स देखें तो वो 20 नंबर का होगा। कुल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। 90 मिनट इसके लिए आपको दिए जाएंगे, 3 पे 1 इसका माइनस मार्किंग है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें जो भी स्टूडेंट पास होंगे, कट ऑफ से क्लियर होंगे, वो आएंगे पीईटी में। पीईटी का मतलब है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। हम मुख्य रूप से देख लेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। बेसिक चीज़ें भी उन्हें नहीं पता रहती है, क्योंकि उन्होंने ठीक तरह से सिलेबस नहीं देखा होता है, फॉर्म नहीं देखा होता है। मेल के लिए जो क्राइटेरिया है वह 2 मिनट में 100 मीटर की जो है चलने वाली और 35 किलो का वजन उठा करके चलने में सक्षम होना चाहिए, बिना रुके और बिना धरे जमीन पर। इसके साथ ही मेल के लिए जो है 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ है। फीमेल का आ जाता है 2 मिनट में 100 मीटर की चलने की क्षमता है, और 20 केजी का वजन उठा करके बिना वजन नीचे जमीन पे रखे जो है चलना है। इसके साथ ही फीमेल को जो है 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ जो है पूरी करनी है। तो बेसिकली यही है पीईटी। इसमें पास होने के बाद ही आप डीवी में जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका प्लेसमेंट होगा। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि कुल मिलाकर के 16 जोन से वैकेंसी निकाली गई है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो नॉर्थ जोन से है, लगभग 13,000 की वैकेंसी है। तो जिस स्टूडेंट का जिस जोन में पढ़ता है उसके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूरी वैकेंसी उसके लिए इम्पोर्टेंट है भी नहीं। इसके बाद हम देख लेते हैं, चलिए अब एक एक करके हम मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और जीए के पार्ट को देख लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारा यथा सिलेबस है, पढ़ने को आप पढ़ते रहिएगा, सालों साल खत्म नहीं होगा और वो हार्ड वर्क हो जाता है। अपने
हार्डवर्क बहुत किया लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने कितनी मेहनत की है। तो कुछ हमारे चैप्टर्स है इन सारे सब्जेक्ट में जो कि बेसिकली हमें पढ़ना होता है। सिर्फ इतने ही सब्जेक्ट में इतने से ही चैप्टर को हम अगर पढ़ करके चले जाएं स्मार्टली तो हम एग्जाम के कट ऑफ को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स पे चर्चा करेंगे। मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई 10-20 बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट का मैथ्स वीक है वो इतने चैप्टर को अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से छांट करके 30-40 करके क्वेश्चन भी बार बार प्रैक्टिस करके चले जाएं तो वहाँ पे स्मार्टली जो है वो क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ आपसे आंसर पूछे जाएंगे और आंसर निकालने का बहुत सारा मेथड होता है। जिन स्टूडेंट का मैथ्स वीक भी है वो भी आज के टाइम में स्मार्टली आंसर निकाल रहे हैं प्रैक्टिस से। मैथ्स में कुल मिलाकर के ऐसे तो आप मार्केट से कोई भी बुक लेंगे, बुक सारी अच्छी होती है, डिपेंड करता है आपने उसको पढ़ा कैसे है। तो कुल मिलाकर के हर बुक में जो है 27 से 30-32 तक चैप्टर होते हैं, लेकिन वो हर चैप्टर जो है रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उतने हैं नहीं। उसमें से हमें 19 से 20 ही चैप्टर पढ़ने हैं और वो भी हम एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहले है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कुछ 20-25 टाइप के क्वेश्चन हैं जो बार बार वही रिपीटेड पूछे गए। हम जब नंबर सिस्टम देखेंगे तो वो सारे टाइप्स देख लेंगे और आप सिर्फ उतने टाइप्स को ही करके चले जाएंगे तो वो उसी में से कोई 1-2 टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कुल 25 ही क्वेश्चन है, 20 चैप्टर है। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो जाते हैं, किसी किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम और बॉड मास का रूल है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जो बॉड मास का है। बॉड मास हम जान ही रहे हैं, 3rd है डेसिमल, 4th है फ्रैक्शन, 5th है एलसीएम एचसीएफ, नेक्स्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 7th है परसेंटेजेस, 8th है हमारा मेंसुरेशन, 9th है टाइम एंड वर्क, उसके बाद है टाइम एंड डिस्टेंस, 11th चैप्टर है CISI, 12th चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, 13 है अलजेब्रा, 14 है ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, 15 है आपका एलिमेंट्री स्टैटिक्स, 16 है आपका स्क्वायर रूट, 17 है आपका एज कैलकुलेशन, 18 है कैलेंडर एंड क्लॉक और 19 है पाइप एंड सिस्टर्न। मेनली मैंने जितने भी एग्जाम देखे हैं अभी तक आरआरबी के, इन्हीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी सारे चैप्टर से भी इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन वो फिर सिलेबस बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। हम इतने से कोई पढ़ के जाएंगे तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 25 में से 23-24 क्वेश्चन जो है वो सारे इसी में से आ जाएंगे। बाकी के 1-2 क्वेश्चन के लिए आपको सिलेबस को और ज्यादा लेंथी बनाना पड़ेगा। तो हमें चूंकि स्मार्ट वर्क करना है, हमें कट ऑफ क्रैक करना है, तो हमें बहुत ज्यादा लेंथी सिलेबस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि इसमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक चैप्टर हमने देख लिया तो हम 5-6 चैप्टर को उससे कवर कर सकते हैं काफी स्मार्टली। हम देख लेते हैं परसेंटेजेस। परसेंटेजेस एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि मैथ के 5-6 चैप्टर जो है रिलेटेड है। आपका फ्रैक्शन उसी में आ जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन उसी में आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस उसी में आ जाता है, टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस भी परसेंटेज से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा हायर लेवल के प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जिस स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है वो टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस भी जो है परसेंटेजेस से कोरिलेट करके निकाल सकता है। अगर ऑलरेडी आपका मैथ्स में इतना अच्छा प्रैक्टिस है तो आप निकालें, वरना आप कोशिश ना करें, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम जाएगा। नया कुछ एक्सपेरिमेंट करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। जो आपने पढ़ा है उसी को बस रिवीजन करें और पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके, हमें अगर नंबर सिस्टम देखना है तो हम अगर 50-60 सेट लेते हैं तो 50-60 सेट में कितने सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम निकाल लेंगे और सिर्फ उसे प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये गारंटी है कि आप वहां जाकर के जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल टच करके आएंगे। इसी के साथ हम देख लेते हैं स्क्वायर रूट। मैंने यहाँ पे क्यूब रूट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में जो है ज्यादातर जब रूट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्क्वायर रूट से ही क्वेश्चन सारे कवर हो जाते हैं। क्यूब रूट एक और स्टेप आगे चला जाता है। क्यूब रूट में अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं और कंफ्यूज भी करते हैं, उसके लिए भी थोड़ा एक और एडवांस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो आप स्क्वायर रूट अगर सही से पढ़ ले तो आपके लिए सफिशियंट हो जाता है, अगर हम स्मार्टली 45 डेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। साथ ही हमने जितने सारे चैप्टर्स देखे, इन सभी चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 8 टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं वही बार बार पूछे जाते हैं। ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं, थोड़े से डेटा चेंज हो जाते हैं। मैथमेटिक्स है, वहाँ डेटा ही चेंज होगा, आपका टाइप चेंज नहीं होता है, या थोड़ा सा भी टाइप अगर चेंज हुआ तो स्टूडेंट का प्रैक्टिस इतने से ही 5-7 टाइप से ऐसा हो जाता है कि ये कोई जीके या जीए नहीं है। आपने मैथ्स बनाया है, 7-8 तरह के हर चैप्टर से अगर प्रैक्टिस किया है तो आपका वो सवाल कभी नहीं छूटेगा और मैथ्स
ऐसा पोर्शन है कि जितने भी स्टूडेंट एग्जाम क्रैक करते हैं वो सभी स्टूडेंट जो है मैथ्स के 25 में से 24 से 25 क्वेश्चन टच करके जरूर आए हुए रहते हैं, या एटलीस्ट जो है 23, 24, 25 इन्हीं के बीच में से वो क्वेश्चन टच करके आए हुए रहते हैं। तो इतना स्मार्टली उन्होंने स्टडी किया हुआ रहता है, स्मार्टली उन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ रहता है। वो भी कोई पूरा सिलेबस पढ़ के नहीं जाते हैं, उनका स्मार्ट प्रैक्टिस होता है, बहुत ही स्मार्टली वो क्वेश्चन को डील करना जानते हैं। इसके साथ ही मैं कोशिश करूंगी कि अपने आने वाले वीडियोस में मैं ये सारे चैप्टर्स जो है कवर करूं, और उसके साथ ही जो है आपको वो सारे टाइप्स क्लियर करूं जो कि अभी तक आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको हेल्पफुल हो कि आप जाएं और वहां पे टच करके बिल्कुल आएं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग के पार्ट में भी बहुत सारे चैप्टर हैं, 30 से ज्यादा चैप्टर हैं, लेकिन हमें उतने बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। मार्केट में मोटी मोटी रीजनिंग की बुक अवेलेबल है, उन सारे बुक को बनाने में स्टूडेंट को 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी उन्हें पढ़ने होते हैं। सारे सब्जेक्ट को एक साथ थोड़ा थोड़ा लेकर के चलने में साल भर से ज्यादा लग जाता है। अगर स्टूडेंट ने ये हमारा जो आज का वीडियो है ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कि जिन्होंने कम भी पढ़ाई की है, फिर भी 45 डे में वो बहुत अच्छे से जो है स्मार्टली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इस तरह से हम देख लेते हैं कि 30-35 चैप्टर को पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 15 से 17 चैप्टर हैं। मैंने यहाँ पे बेसिकली 15 चैप्टर ही लिया है इंपॉर्टेंट, जिससे कि रेलवे आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। उसमें फर्स्ट है आपका एनालॉजी, सेकंड है आपका अल्फाबेटिक एंड नंबर सीरीज है, थर्ड है कोडिंग डिकोडिंग, फोर्थ है मैथमेटिकल ऑपरेशन, फिफ्थ है रिलेशनशिप, सिक्स्थ है सिलोगिज्म, सेवंथ है जम्बलिंग, एट्थ है वेन डायग्राम, 9 है डीआई, 10 है कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, 11 है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, 12th है एनालिटिकल रीजनिंग, 13 है क्लासिफिकेशन और 14 है डायरेक्शन, 15 है आपका स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशन। तो इसमें जो डीआई का पार्ट है, डीआई का पार्ट तो पूरा परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो, मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, लेकिन रीजनिंग में पूछा जाता है। इसके बाद जो ये कुछ आपके चैप्टर बचे हुए 14 चैप्टर हैं, इनमें से 5 से 7 टाइप के इनके भी क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेडली वे में पूछे जाते हैं। तो आप बस क्वेश्चन बैंक उठाएं, 50-60 जितने भी उसमें सेट्स दिए हुए हैं, 50-60 सेट के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो है एक बार आप डील कर लें, तो आपका वहाँ 90% चांसेस बन जाता है कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो उसमें 25+ क्वेश्चन आप जरूर टच करके आएंगे, और स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं। और जिन्होंने बहुत अच्छे से पूरा डीपली पढ़ा हुआ है वो तो 30 में से 30 मार करके आते हैं। जो आपका मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट है 55 क्वेश्चन का, जिस स्टूडेंट ने डीप स्टडी किया है वो तो 55 में से 55 या 54-55 सॉल्व करके आते हैं, लेकिन जिन्होंने डीप स्टडी नहीं किया है उनका भी रेशियो बहुत ज्यादा कम नहीं रहता है। वो अगर स्मार्टली इस तरह से देखें तो उन स्टूडेंट ने जिन्होंने कि 55 क्वेश्चन टच किया, उन्होंने पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से स्टडी की है, लेकिन आप पिछले 1-2 महीने से भी पढ़ाई कर रहे हैं और स्मार्टली अगर आपने क्वेश्चन बैंक से टच किया है तो उसमें आप जो है 50+ में जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिन्होंने 1.5 साल, 2 साल से स्टडी की है वो 55 में 55 मार के आ रहे हैं, और आपने 2-3 महीने में स्मार्टली देख करके उसे जो है आप 50+ क्वेश्चन टच करके आ रहे हैं। अल्टीमेटली हार्डवर्क तो मैटर करता है, लेकिन फिर भी अगर आप स्मार्टली करते हैं डील तो 50+ में आप रेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जनरल साइंस का पार्ट। जनरल साइंस में जो है बेसिकली 3 ही पार्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, और मेन एक हो जाता है लाइफ साइंस से, जो कि बायोलॉजी का ही पार्ट हो जाता है। तो बेसिकली क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो लाइफ साइंस और बायोलॉजी के पार्ट से पूछे जाते हैं। 25 में से जो आपका लगभग 10 क्वेश्चन उधर से हो जाएगा। फिजिक्स में 7-8 क्वेश्चन हो जाते हैं, केमिस्ट्री में 5 से 6 क्वेश्चन हार्डली पूछे जाते हैं, और केमिस्ट्री जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उन्हें मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगी लास्ट आवर में आप पूरी केमिस्ट्री को लेकर के बैठें, क्योंकि उतना मेहनत आप अगर किसी दूसरे सेक्शन में करेंगे तो आप शायद ज्यादा नंबर को टच कर पाएंगे, और केमिस्ट्री को लेकर के बैठेंगे और आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आपके ऊपर से जाएगा, और वहां पे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि आप बहुत ज्यादा उसका आंसर दे पाने में कैपेबल हो भी नहीं पाएंगे। लेकिन फिजिक्स में उल्टा है और बायो में उल्टा है। बायो में जो है आप जितने से यहाँ पे 12-14 चैप्टर लिए हुए हैं मैंने लाइफ साइंस और बायो से, उसमें अगर आप पढ़ते हैं तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो क्वेश्चन एकदम रिपीटेडली ट्रेडिशनल मेथड में पूछे गए हैं, कई बार हर बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अभी जब बायो देखूंगी तो वहां पे मैं आपको डील कर दूंगी। फिजिक्स में भी मैंने 15-16 चैप्टर लिए हुए हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, फोर्स,
लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, प्रेशर, साउंड, वेव, हीट, फ्रिक्शन, लाइट, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट, इन्वेंशन, डिस्कवरीज रिलेटेड टू फिजिक्स, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कुछ चैप्टर हैं, इसमें से भी कुछ चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट कई बार पूछा गया है, लॉज ऑफ मोशन से तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है या हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ ही लिया जाता है। डिस्कवरी से इसमें बर्नौलीज लॉ या और भी इस तरह के बहुत सारे जो लॉ हैं आपके रिलेटिविटी का है या पास्कल्स लॉ, इस तरह के जितने भी लॉ हैं, डिस्कवरीज हैं, ग्रेविटेशन के हैं, ये सारे डिस्कवरीज से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रेविटेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। वर्क एनर्जी पावर से जो है आपका यूनिट का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जूल वगैरह जो भी है। साउंड से क्वेश्चन पूछा जाता है, हीट से क्वेश्चन है। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे तो मैंने 15-16 चैप्टर लिया है, लेकिन अगर देखें तो 8 से 9 ऐसे चैप्टर हैं। जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन निकालेंगे पुराने क्वेश्चन बैंक में से तो आप देखेंगे कि 8 से 9 ही चैप्टर हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्मार्टली आप वो 8-9 चैप्टर भी कवर कर लेते हैं। तो अगर फिजिक्स का 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है या 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 8 में से आप 5 से 6-7 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं और बाकी के 2-3 क्वेश्चन के लिए जो है आपको पूरा आधा सिलेबस फिजिक्स का पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से मैटर है, एटम एंड मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल रिएक्शन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, केमिकल बॉन्डिंग आ गया आपका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ गया, फिर आपका कंब्यूशन आ गया, एसिड बेसिस साल्ट है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, फ्यूल है, मेटलर्जी है, सिंथेटिक फाइबर्स है, कॉमन फैक्ट और डिस्कशंस हैं। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में भी 12-15 चैप्टर है, लेकिन इसमें कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो स्टूडेंट ज़्यादातर कोरिलेट नहीं कर पाते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में छूटता है। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो केमिस्ट्री के ज़्यादातर अटैम्प्ट क्वेश्चन करके आते हैं। तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, आपको सजेस्ट करूँगी जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है वो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। हाँ, जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो इसमें मेहनत कर सकते हैं और वो एग्जाम अटैम्प्ट आसानी से कर सकते हैं। तो हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो या साइंस का स्टूडेंट हो, अपना अपना एक प्लस पॉइंट होता है। अगर आप केमिस्ट्री नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आर्ट्स आपका जो है प्लस पॉइंट है, आप उधर ले सकते हैं। बायो है, फिजिक्स है, इसके लिए आप हतोत्साहित बिल्कुल ना हो, आप मार्क्स निकाल सकते हैं आराम से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बायो और लाइफ साइंस का जो पार्ट है। बायो में आपका इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन है, साइटोलॉजी है, जेनेटिक्स है, हेरिडिटरी है, प्लांट किंगडम, टिश्यू कल्चर, फोटोसिंथेसिस, ह्यूमन, डिजीज, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू, ह्यूमन ब्लड, ऑर्गन सिस्टम, ब्लड ग्रुप, ह्यूमन आई, न्यूट्रिशन, ह्यूमन डिजीज और नेचुरल रिसोर्सेज। ये इतने तरह के जो चैप्टर हैं आपके 14 चैप्टर हैं, इसमें करीब 20 टॉपिक हैं। इस 20 टॉपिक से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है कि 25 में से 10 से 12 तक क्वेश्चन बायो से या लाइफ साइंस से मिला करके पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेंगे जनरल अवेयरनेस का पार्ट या करंट अफेयर्स का पार्ट। तो करंट अफेयर्स में भी 20 से 25 टॉपिक है। मेनली यहाँ पे मैंने 15 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है उसे, तो उन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 नंबर का वहाँ क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उस 20 में से अगर आप इतने से चैप्टर भी करके जाते हैं तो 15 प्लस जो है आप आराम से मार करके आ सकते हैं अटैम्प्ट। बाकी जो आपको अटैम्प्ट मारने के लिए चाहिए वो और ज़्यादा डीप स्टडी, अगर आपके पास समय बच जाता है तो आप उतना ज़्यादा डीप जा सकते हैं, लेकिन अगर कम समय है आपके पास तो आप एटलीस्ट इतने चैप्टर करके जाएं कि आप जो है कट ऑफ में वहाँ पे रन कर सके। 70 to 80 क्वेश्चन जो है आप आराम से अटैम्प्ट करके आ सकें। और जो भी आपका अटैम्प्ट होगा वो राइट अटैम्प्ट होगा। आपने कोई तुक्केबाजी नहीं की होगी कि चलो लगा दिया हमने जो आ रहा था हमें, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप जेन्युइन अटेम्प्ट करके आएंगे जो कि वाकई में आपको आ रहा है। इस तरह से जीए में हम देख लेते हैं करंट अफेयर्स का टॉपिक है, साइंस एंड टेक है, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, पर्सनालिटीज है, इकोनॉमिक्स है, सीएम गवर्नर्स वगैरह है, जो भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, स्पोर्ट है, अवार्ड है, ऑनर्स है, स्टेडियम्स है, गवर्नमेंट स्कीम है जो अभी रिसेंटली चल रही है, बुक्स एंड ऑथर है जो रिसेंट है, और कुछ हमारे जो है वैदिक वगैरह एरा के पुराने बुक्स हैं वो सारे भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। मेनली ज़्यादातर इधर जो
देखा गया है पैटर्न में, वो जो करंट रिलीज बुक है उन सब के बारे में या विषय पूछ लिया जाता है कि इसमें किस बात की चर्चा की गई है। हेडक्वार्टर्स है, इंस्टीट्यूट्स है, लेबोरेटरीज है, सेंटर है, इसरो है, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं वो सारे तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस है, यूनेस्को के साइट्स हैं, रिवॉल्यूशन है, इसमें बहुत सारे रिवॉल्यूशन है, कलर रिवॉल्यूशन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स है, सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स हैं, रिवर है, स्टेडियम्स हैं, इस तरह के स्टेट्स हैं, विवाद वगैरह जो भी हुआ है। तो ये जो है मिसलेनियस का टॉपिक हो जाता है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इतने 15 चैप्टर के 20 टॉपिक भी अगर कर लेते हैं तो आप 15 प्लस क्वेश्चन जो है आराम से टच करके आ सकते हैं। जो 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें हर स्टूडेंट का जो है कट ऑफ टेस्ट होता है और वो सबके लिए कठिन होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के लिए मुश्किल है, अगर आपके लिए मुश्किल है तो वो बाकी स्टूडेंट के लिए भी मुश्किल है। 70 से 80 नंबर का जो एग्जाम है वो एकदम ईजी हो जाता है, जनरल फाइट का एग्जाम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो 70-80 मार्क्स पे भी नहीं पहुंच पाते हैं, 40-45 क्वेश्चन में ही वो अटक जाते हैं। तो आप इस फ्लो चार्ट को भी अगर फॉलो कर लेते हैं आने वाले 45 दिनों में तो आप 70 से 80 क्वेश्चन तक जो है अटेम्प्ट करके आ सकते हैं और आपके चांसेस बन सकते हैं कि आप सीबीटी से अगले पीईटी में जाने के। इस तरह से हमने अपने आज के वीडियो में देखा कि किस तरह से सेक्शन वाइज एग्जाम को बांटा गया है और कैसे हम स्मार्टली जो है डील कर सकते हैं आने वाले 45 डेज में, क्योंकि 45 डेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सालों भर जब से उन्होंने फॉर्म भरा है कुछ पढ़ाई नहीं की है, लेकिन इस 45 दिन में भी करके वो काफ़ी स्मार्टली वर्क करते हैं और इसी 45 दिन में जो है वो एग्ज़ाम क्रैक करके दिखाते हैं। तो आप भी उन्हीं स्टूडेंट में से बन सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप एटलीस्ट इतने चैप्टर को तो कवर करना ही पड़ेगा। इसी चीज़ों को भूल जाइए और एटलीस्ट फोकस कीजिए इन 45 डेज को, ताकि जो है आपका ग्रुप डी का एग्जाम क्रैक हो सके। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में कोशिश करूंगी कि ये सारे टॉपिक कवर करूं। अगर मैं नहीं भी कवर कर पाई, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, सारे टॉपिक कवर करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, हो सकता है कि तब तक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए, तो आप लोग जो है इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। पुराने क्वेश्चन बैंक उठाइए और जितने भी चैप्टर हैं उनके सारे क्वेश्चन निकालिए और एक साथ जो है सारे चैप्टर के क्वेश्चन निकाल के एक जगह करके कलेक्ट आप टिक लगाने एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप क्वेश्चन बैंक में भी पकड़ बना लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और ये जितने भी सारे चैप्टर आज मैंने यहाँ वीडियो में डील किए हैं, सारे क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करके ही निकाले हैं मैंने कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इन्हीं चैप्टर से पूछे गए हैं। बाकी चैप्टर से भी क्वेश्चन है, लेकिन उसे आने वाले जो 20 नंबर है, 15 नंबर है, उसके लिए हमें और 6 महीना पढ़ना पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करनी पड़ जाएगी। तो इससे हम देख सकते हैं कि इतने सारे चैप्टर को कवर करने के बाद आप 80 से 85, 70 से 85 नंबर तक जो है आराम से लाइक कर सकते हैं और आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं CBT 1 क्रैक करने के। मुझे उम्मीद है कि आज की स्ट्रैटेजी आप लोगों को पसंद आएगी और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बने रहे मेरे वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में मैं सारे चैप्टर कवर करूँगी। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।